हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड क्लासेस। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पिछला वीडियो में आप देख चुके हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रो सेक्शन में क्या क्या पढ़ना था। तो अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या हमको देखना है, ध्यान समझिएगा। इसको इरेज करो, ढंग से लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या पॉइंट आया, तो सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब क्या बता रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, एक फोटो बढ़िया सा बनाएंगे, उसी में सब आ जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान से देखना है। इसी को क्या बोलते हैं, तो नर जनन तंत्र। ध्यान से समझना क्या है, तो सर सबसे पहले क्या आएगा, एक फोटो इसका बनेगा या डायग्राम बनेगा, उसी में हम सब कुछ समझा देंगे कि सर इसमें हर एक भाग का काम क्या है वो समझना है। तो सबसे पहले क्या आया मेरे पास, तो सर टेस्टिस आ जाएगा। दो जो है ना गोलाकार से ना बनाना भी सीख लीजिए। मेरे पास दो गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो सर इसका नाम हो जाएगा टेस्टिस। एक एक भाग का मतलब समझते जाना आपको। सबसे पहला क्या करना था सर, तो दो गोला बनाना था। गोला का नाम क्या है, तो सर टेस्टिस नाम है, इस तरह से। अब सर कभी भी हमारे सामने में अगर IS लिखा हो, क्या लिखा हुआ IS, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सिंगल टेस्टिस का बात कर रहे हैं। अगर ES लिखा हो तो मतलब डबल टेस्टिस का बात करेंगे। तो टेस्टिस हो गया। दूसरा नंबर पे क्या होता है कि इसके ऊपर एक जो है ना घोड़े के नाल के जैसा संरचना होता है, दोनों तरफ से इस तरह का जो है ना स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो सबसे पहला टेस्टिस का हिंदी भी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ही हैं। तो ब्रिसन हो गया। ब्रिसन के ऊपर जो घोड़े के नाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहा जाता है क्या चीज, तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये आ गया, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या चीज, तो अधिब्रिसन। तो दूसरा पॉइंट आया क्या कि सर सबसे पहला जो आया टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एक और संरचना आया, उसका नाम क्या है, अधिब्रिसन या एपिडर्मिस। ये आगे चल के इस तरह से मिलते जाएगा और यहाँ से फिर इस तरह से क्या होगा, मुड़ जाएगा। सेम हालत यहाँ पे भी होगा सर कि ये आगे चल के इस तरह से मिलेगा और इस तरह से मुड़ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे यहाँ पे आएगा तो ये दोनों नली एक दूसरे से क्या करेगा, कंबाइन होगा। ये इससे आपस में क्या होगा, मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक नीचे की ओर क्या बनाएंगे, नली बना लेंगे। तो ये हो गया एक नॉर्मल सा क्या चीज़ आपका, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ना फोटो बन रहा है। बीच में ही रख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या देखें, ध्यान से समझना। आपको बनाना काफ़ी ईजी है, नेमिंग करना भी ईजी ही होगा, आप ध्यान समझिएगा तब। अब इसके पास क्या आया कि सर अधिब्रिसन बन चुका है। अधिब्रिसन के बाद यहाँ पे जो आता है इसका नाम होता है स्पर्म डक्ट। कौन सा डक्ट होता है सर, स्पर्म डक्ट, या इसी को कहा जाता है हिंदी में शुक्र वाहिका। कौन सा वाहिका है, तो शुक्र वाहिका। ये बन के तैयार है। तो मेरे पास यहाँ पे शुक्र वाहिका आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका नेमिंग करते हैं सर। दूसरा नाम अगर पूछा जाएगा इसका, तो आप रखिएगा वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस। यहाँ पे आया वास डिफरेंस, ये आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सर आगे चल के ये नली क्या होगा, तो यहाँ पे मिलेगा, ये इस तरह से रहेगा नली। यहाँ पे दो ग्लैंड का निर्माण होगा इस तरह से, सुनना है सही से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो संरचना आप देख रहे हैं, यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण होगा, तो ग्रंथि। किसको सही ढंग से बनाते हैं, लोब के फॉर्म में होता है। तो ये जो है आपके पास क्या आया, तो ग्रंथि आ चुका है, लोब्यूल के फॉर्म में। इस ग्रंथि का नाम क्या होगा, तो आपको बोलना है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। तो पहला नंबर पे पॉइंट आया क्या कि सर यहाँ पे एक टेस्टिस था, इसी के ऊपर क्या था, एपिडर्मिस।
इसके बाद स्पर्म डक्ट, इसके बाद जो एक ग्रंथि आया उसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो पुरस्थ ग्रंथि। ये पुरस्थ ग्रंथि बन के तैयार है। अब पुरस्थ ग्रंथि के बाद जो है सर दूसरा कौन सा ग्रंथि आ सकता है ये बताइएगा। तो सर दूसरा जो ग्रंथि आएगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं, हर एक का अलग अलग कलर रहेगा। अब दूसरा ग्रंथि आया, यहाँ पे इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका रहा है, ये बन के तैयार है। ये जो ग्रंथि है उसका नाम क्या होगा, तो सर सेमिनल प्लाज्मा होगा, सॉरी सेमिनल वेसिकल्स होगा। इसका नाम क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स, या इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो शुक्राशय कहा जाता है। ये हो गया कंप्लीट। तो सर नेक्स्ट जो है पहला ग्रंथि का नाम हम देखें पुरस्थ ग्रंथि, दूसरा ग्रंथि का नाम क्या हो गया, शुक्राशय। अब इसके बाद कौन सा ग्रंथि आएगा, तो यहाँ पे दो और ग्रंथि आएगा, गोलाकार मटर के दाने के समान दो और ग्रंथि आता है। ये जो दिखाई दे रहा है गोलाकार, ये मटर के दाने के समान, इनका नाम बहुत अच्छा होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, बल्बो यूरेथ्रल। क्या नाम है, तो बल्बो यूरेथ्रल। अगला ग्रंथि का नाम क्या बोले, बल्बो यूरेथ्रल। इसका नंबर आप ध्यान से देखिएगा तो कितना है, 2 है। तो मेरे पास जो है ना टोटल कितने जनन ग्रंथि आए, तो 3। पहला का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा का नाम है सेमिनल वेसिकल, तीसरा का नाम आ गया बल्बो यूरेथ्रल। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो बीच का जो ट्यूब होता है, ये नली दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होता है, तो यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा को ही हम बोल सकते हैं कौन सा मार्ग, तो मूत्र मार्ग। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा सर, तो ये जो दिखाई दे रहा है संरचना, इसका खासियत क्या है, ध्यान समझिए। ये आपका पेनिस वाला इलाका हो गया, या इसी को क्या कहा जाता है, सीसन कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, ये स्ट्रक्चर बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ये बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मस्कुलर शेप दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, तो पेनिस कहा जाता है। पेनिस, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, तो सीसन कह सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ। तो ये जो संरचना हुआ इसी का नाम क्या है, पेनिस है, या इसी को क्या बोलते हैं, सीसन। इसके ऊपर क्या होता है, तो एक स्किन पाया जाता है, स्किन, या इसी को क्या बोल सकते हैं, त्वचा। इसके ऊपर क्या है, तो सर एक जो है स्किन पाया गया या त्वचा पाया गया। इसके स्किन को या इसके त्वचा को किस नाम से जाना जाता है, तो बोलना है फोरेस्किन के नाम से। क्या नाम है इसका सर, फोरेस्किन। तो पेनिस के ऊपर जो है ना स्किन पाया जाता है, त्वचा पाया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो फोरेस्किन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो फ्रंटल भाग, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है इसको कहा जाता है पेनिस ग्लैंस। पेनिस ग्लैंस या ग्लैंस पेनिस भी इसको कहा जाता है। कंप्लीट है। इसका हिंदी नाम बहुत बढ़िया होता है, सीसन मुंड। सीसन मुंड, ये आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना क्या है कि ये पूरा का पूरा जनन तंत्र आपका जो है ना किसका, तो नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना बन के तैयार है। इसमें सभी अंग जो है ना दर्शा दिए गए हैं। अब सभी अंग में क्या क्या चीज है आपको ध्यान समझना है। सबसे पहले जो आया उसका नाम क्या है सर, तो टेस्टिस हो गया। पहला नंबर पे कौन आया, टेस्टिस। अब सर सबसे मुख्य जनन अंग अगर पूछा जाए किसे कहा गया, नर का, तो आप बोलिएगा किसको, टेस्टिस को। अब क्यों बोलना जाएगा इसका रीजन समझिए। तो इसके अंदर में ही किसका निर्माण होता है सर, तो शुक्राणु बनता है। शुक्राणु का निर्माण, तो शुक्राणु निर्माण कहाँ पे होगा, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, तो टेस्टिस के अंदर। दूसरा आया अधिवृष्ण। अधिवृष्ण में क्या होता है, तो शुक्राणु जमा। शुक्राणु जमा या स्पर्म जो है ना स्टोर कहाँ पे होगा अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है अधिवृषण में। नेक्स्ट आया स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंशिया या डिफरेंशिएट। इसका क्या खास बात होगा, तो ये जो है ना जो भी स्पर्म होगा उसको ट्रांसफर करेगा आगे की ओर। अब आगे की ओर स्पर्म गया तो बोले थे क्या कि पिछले वीडियो में समझाए थे कि यहाँ तक स्पर्म रहेगा ना तो इसको आप स्पर्म कहिएगा। इसके आगे जब बढ़ेगा तो इसको स्पर्म न कह करके सेमेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीजन समझिएगा, क्योंकि इसके पास कितने ग्रंथि हो गए, तो 3। एक का नाम लिखे हैं क्या चीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा का नाम है सेमिनल वेसिकल, तीसरा का नाम क्या, बल्ब यूरेथ्रा। इसमें से जो ये सामने वाला ग्रंथि उसका नाम क्या है, तो सर यहाँ पे लिखे प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा का नाम क्या है, शुक्राशय।
ये दोनों से क्या निकलेगा सर? तो ये दोनों से निकलेगा रस, और रस जो निकलता है उसी का नाम क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा। अब इसमें जब सेमिनल प्लाज्मा भरा हुआ रहेगा तो वो प्लाज्मा क्या करता है, ध्यान समझिएगा, तो इस स्पर्म के साथ बाहर निकलता है। तो इसी स्पर्म के साथ कौन निकलेगा? सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्या होता है? गंध होता है। तो यहाँ पे दिमाग में भर लेना है कि शुक्राणु के पास कोई गंध नहीं है, जो सेमिनल प्लाज्मा है जो बाहर निकलता है उसी कारण ये जो है ना सेमेन में जो है ना एक विशेष प्रकार का तीक्ष्ण गंध दिखाई देता है। अब आपको समझना है क्या है कि इंसान का भी ये जो है ना सेमेन बदबू मारता है। सबसे ज्यादा बदबू किसका सेमेन मारता है? तो बोतू जान रहे हैं, जो मेल जो होता है ना उसका, ये क्या बकरी का जो है ना मेल गॉट बोल सकते हैं, उसका क्या खास बात है कि उसके शरीर में भी जो है ना स्मेल आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उसके शरीर से जो निकलता है क्या चीज? सेमेन निकलता है, उसमें विशेष प्रकार का महक होता है। तो हम जब ये बता रहे थे तो एक बच्चा बोला कि सर हमेशा उसमें सेमेन निकलते रहता है, वो तो शुरू से बता। तो हम आपको बताए क्या कि जब उसका 3 महीना से 4 महीना जन्म का होगा ना, उसके बाद उसका कैरेक्टर देखिएगा किस तरह का होगा। तुरंत देखिएगा वहाँ पे जो है ना फीमेल जो है और मेल है उनके बीच संबंध बनना चालू हो जाता है। तो उसमें सेमेन जो है एक्सेस अमाउंट में रिलीज होते रहता है और शरीर उसका क्या होता है? बदबू मारता है। तो स्पर्म के पास स्मेल नहीं होता है, उसमें गंध जो होता है किसके कारण होता है? सेमिनल प्लाज्मा के कारण। अब आया आपका कौन सा? बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल क्या कहता है कि सर मेरे अंदर से क्या निकलेगा? तो रस निकलेगा। ठीक है, अब बल्बो यूरेथ्रल से जो रस निकलता है वो कहता है क्या कि मेरा पीएच मान कितना होगा? तो 7 से ज़्यादा होगा, बेसिक होगा। अभी काहे रहता है इसका रीजन समझिए, क्योंकि यह जो है जो भी शुक्राणु निकलता है वो किसके रास्ता से निकलता है? मूत्र मार्ग की सहायता से। तो अगर इसमें जाएगा तो शुक्राणु एसिडिक नेचर के कारण क्या हो सकता है? मर सकता है। तो कभी भी आपके शरीर से जब स्पर्म निकलने वाला रहेगा उससे पहले किसका रस निकलता है? बल्बो यूरेथ्रल का रस निकलता है। और बल्बो यूरेथ्रल का रस होता है बेसिक नेचर का, और इसके एसिडिटी को क्या करता है? खत्म करता है। तो पहला बार पेनिस के अंदर में आने वाला जो लिक्विड होता है वो किसका होता है? बल्बो यूरेथ्रल का। अब जैसे ही बल्बो यूरेथ्रल का जो है लिक्विड यहाँ पे आएगा तो ये आने के बाद जो फ्रंटल भाग है उसमें क्या पैदा करेगा? चिपचिपाहट पैदा करेगा। तो कभी भी पेनिस के पास जो है चिपचिपाहट या लुब्रिकेशन देखा जाता है, लुब्रिकेशन किसके कारण होता है? बल्बो यूरेथ्रल लिक्विड के कारण होता है। तो याद रखिएगा कि बल्बो यूरेथ्रल का काम होता है पेनिस के फ्रंटल भाग में चिपचिपाहट पैदा करना, जिससे क्या होगा? संबंध बनाने के समय इचिंग ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो नेचर बेवकूफ़ नहीं है, कुछ भी बनाया उसका रीजन है। सोच के देखिए, वो जान रहा था कि संबंध के समय या सिंपल सा समूह या सेक्स के समय क्या हो सकता है? तो इचिंग हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस समय जो है ना आपके शरीर से संबंध बनाने से पहले ही रिलीज हो जाएगा बल्बो यूरेथ्रल का क्या चीज? द्रव, और ये पूरा का पूरा चिपचिपाहट पैदा करेगा। अब आया अगला भाग जिसका नाम क्या है? पेनिस। इस संपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। अब इस पेनिस का खास बात क्या होता है कि ये मस्क्यूलर संरचना होता है। अब मस्क्यूलर संरचना होने के साथ साथ क्या होता है? इसमें भी जो है ना बहुत सारे जो है ना आपका ब्लड वेसल्स दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान का जो होता है ना ये जो भाग है, ये जो है संबंध के समय सबसे ज़्यादा इसमें ब्लड सर्कुलेशन का रेट हाई रहता है, जिस कारण इसमें क्या देखा जाता है? इरेक्शन देखा जाता है या टाइटनेस देखा जाता है। तो इसका काम होता है सर फीमेल बॉडी में किसको ट्रांसफर करना? तो ये स्पर्म को ट्रांसफर करना। तो फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए जो भाग आता है उसी का नाम क्या है? पेनिस है। अब पेनिस का जो सबसे अंतिम भाग होता है जो संकीर्ण होता है, यानी कि फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसी का नाम होता है ग्लैंस पेनिस भी लिखा हुआ हो सकता है, चाहे पेनिस ग्लैंस, या हिंदी में इसी को कहते हैं सीसन मुंड। जो फ्रंटल भाग है, सबसे आगे का जो उभरा हुआ भाग है, इसी को सीसन मुंड कहते हैं। और इसका क्या होता है खासियत? तो ये सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव पार्ट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपसे पूछा जाए कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट या सबसे ज्यादा संवेदनशील भाग कौन है, तो आप बोलिएगा पेनिस ग्लैंस। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि अगर पोर किया जाए, यानी कि सिंपल सा प्रेस किया जाए, तो मेल बॉडी जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो ये किसके साथ होता है? तो सर मेल के साथ होता है। तो सर ऐसा ही अगर मेल के साथ है तो मेल का जो है ना सेंसिटिव पार्ट अगर ये है तो फीमेल बॉडी में भी तो कोई सेंसिटिव पार्ट होगा। तो सर सेम हालत इसी के जैसा किसमें होगा? फीमेल में होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या किए, फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए, तो सिंपल सा इस तरह से आप इजिली बना सकते हैं। फीमेल का एक्सटर्नल, ये जो है कलर्ड से नहीं बदले, तो यहाँ पर बोले क्या कि आपको क्या करना है कि एक अच्छा खासा
फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाद में हम बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में समझाना है इसलिए बना देते हैं। काफ़ी इजी है बनाना, आप ध्यान समझिए। इस तरह से हम क्या किए तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए। ये आ चुका है मेरे पास, आया। अब इसमें क्या है कि आप ध्यान से समझेंगे क्या कि अगर ये फीमेल बॉडी है तो इसमें क्या ये एनस वाला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं एनस या गुदा कहते हैं। तो एक चीज और आप सुने होंगे क्या कि एनल सेक्स क्या है और सिंपल सा वेजाइनल सेक्स क्या है। तो एनल का मतलब ये जो मलद्वार जिसको बोलेंगे तो उसका जो हो गया वो अलग सिस्टम हो गया। अब देखिए इसके अलावा क्या होगा, ये जो फ्रंटल भाग है इसमें क्या होता है कि 2 लेयर पाया जाता है। कितना लेयर होता है तो 2 लेयर होता है। एक का नाम होता है लेबिया मेजोरा, एक का नाम होता है माइनोरा। एक का नाम मेजोरा, दूसरा का नाम क्या होगा माइनोरा। इसके अलावा क्या होता है अपर सेक्शन, जहां पे क्या होता है फैट पाया जाता है, यहाँ पे चर्बी अच्छा खासा होता है, इसको कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस। ये क्या बोले कि जो अपर सेक्शन होता है उसमें क्या होता है तो चर्बी पाया जाता है, इसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इस मॉन्स प्यूबिस में क्या पाया जाता है सर तो अच्छा खासा जो है ना हेयर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है हेयर। ये हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट आया क्या कि किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे मोस्ट जो है सेंसिटिव पार्ट किसको कहा जाएगा तो नीचे वाला एरिया में वेजाइना होता है। अपर सेक्शन में क्या हुआ छोटा सा जो है यूरिन का जो है ना पोर होगा यूरत वाला। यहाँ पे क्या होगा कि एक गोलाकार, कैसा बोले तो गोलाकार जो है ना संरचना देखा जाएगा मटर के दाना के समान, ये जो है इसी का नाम होता है क्या चीज क्लाइटोरिस। क्या बोले क्लाइटोरिस। तो फीमेल बॉडी में या फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा कि क्लाइटोरिस, इसी को कहते हैं भग सेफ। तो इसका क्या खास बात होता है सर कि यहाँ पे अगर प्रेस किया जाए, इसको दबाया जाए, तो दबाने से या प्रेस करने से या फिंगर करने से क्या होगा कि फीमेल बॉडी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, संबंध के लिए, संभोग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी उत्तेजित हो जाएगी, चाहे एक्टिव हो जाएगी। तो फीमेल का सबसे ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव पार्ट अगर पूछा जाए किसके लिए जनन के लिए तो आपको क्या बोलना है भग सेफ या क्लाइटोरिस बोलना है। उसी के जैसा किसका था मेल का पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे सिसन मुंड या पेनिस ग्लैंस बोलेंगे। तो यही पॉइंट है आपका क्या चीज का तो ये जो है ना सेंसिटिव पार्ट का। तो 2 क्वेश्चन बना। मेल का जो है मेन कौन सा होगा सिसन मुंड होगा, जबकि फीमेल का कौन होगा क्लाइटोरिस होगा। कंप्लीट कहानी नहीं यहाँ तक, अब देखना है आगे का पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या आएगा तो एक डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर में सब कुछ आ जाएगा। अब क्या चीज तो सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगला डायग्राम आएगा माइंड मैप का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आ चुका है। इसमें एक क्या बोले कि सर हम डायग्राम बनाएंगे उसी में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने ग्रुप में बांटा गया है ये डायग्राम आपको याद करना है, नोट भी कर लेना है। तो सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या बोले थे तो नर जनन तंत्र। इसके अंतर्गत कितने भाग आए तो मेन भाग देखिएगा। सबसे पहला जो भाग आएगा उसका नाम क्या होगा तो आपको बोलना है यहाँ पे कि सर पहला नंबर पे जो भाग आया उसका नाम है प्राथमिक जनन अंग। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम पूछा जाएगा ना तो आप बोल सकते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसी को कहेंगे मुख्य जनन अंग। अब ध्यान से समझिए सर पहला लाइन मेरे पास क्या आया कि नर का मुख्य जनन अंग पूछा जाए ऑब्जेक्टिव, चाहे पूछा जाए नर का प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछे, चाहे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे, तो आप क्या बताइएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बताना है क्या चीज तो टेस्टिस हो जाएगा। क्या होगा टेस्टिस। यानी कि यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नर में मुख्य जनन अंग के रूप में कौन आता है
तो आपका जवाब रहेगा क्या चीज़? तो सर यहाँ पे आता है एक चीज़ जिसका नाम है ब्रिसन, या ब्रिसन को ही हम क्या कहते हैं? तो टेस्टिस कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर ब्रिसन को मुख्य जनन अंग क्यों कहा गया? कुछ रीजन तो होगा ना। तो सर रीजन यह है कि ब्रिसन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसी के अंदर में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण, यानी कि जो मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? तो मुख्य जनन अंग कहते हैं। यहाँ पे इसका काम था क्या चीज़? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन किया ना, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? तो मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाए ब्रिसन को कौन सा जनन अंग कहा गया है? तो मुख्य जनन अंग या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया है। इसके अलावा और भी कुछ काम करता है सर। तो यहाँ पे ये क्या करता है? हॉर्मोन्स निकालता है या हॉर्मोन्स का सेक्रेशन करता है। कौन सा हार्मोन? तो सर यहाँ पे याद रखिएगा, एक चीज़ का नाम है एंड्रोजेन और दूसरा का नाम है टेस्टेस्टेरोन। ये याद रखना है। तो इस तरह हिंदी में भी नाम सेम रहेगा, एंड्रोजन का एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों निकालने का काम करता है, जिसके कारण मेल के अंदर मेल वाला कंडीशन आता है, मतलब बियर्ड आना, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। यही कारण है कि प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत अगर किसी को रखा गया तो किसको रखा गया? ब्रिसन को। अब आता है सर दूसरा का नाम बताइए क्या होगा? तो दूसरा होगा कौन सा? तो सहायक ग्रंथि। क्या नाम होगा सर? सहायक ग्रंथि। अब सहायक ग्रंथि को ही कहा जाता है एक्सेसरी ग्लैंड। क्या बोले? एक्सेसरी ग्लैंड। तीसरा जो पॉइंट आता है उसका नाम क्या है? तो सहायक अंग। कौन सा अंग है सर? सहायक अंग। अंग से अच्छा है कि सहायक नली लिख लीजिए, एनसीईआरटी नली लिखता है, इसे नली लिख लेते हैं। सहायक नली या इसी को कहेंगे एक्सेसरी, क्या बोल सकते हैं? तो एक्सेसरी डक्ट बोलेंगे। तो ये आ गया अगला पॉइंट। इसके बाद फिर क्या आएगा सर? तो लास्ट में आएगा जाएगा बाह्य जनन अंग या इसी को बोलेंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गया, कंप्लीट है। तो सबसे पहला अगर हम सहायक ग्रंथि का बात करें तो इसमें कौन कौन सा ग्रंथि आया था आप पीछे पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है? तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे सहायक ग्रंथि के रूप में हम क्या बोले थे? तो सर इसमें जो है सहायक ग्रंथि के रूप में आया था पहला नंबर पे कौन सा? पुरस्थ ग्रंथि। दूसरा नंबर पे कौन सा? शुक्राशय। और तीसरा नंबर पे बल्बो यूरेथ्रल। तो यही तीनों ग्रंथि का नाम मेरे पास आएगा। पहला ग्रंथि का नाम आप बोलेंगे क्या चीज़ है सर? तो यहाँ पे पहला ग्रंथि मेरे पास जो आया है उसका नाम है पुरस्थ। क्या नाम है? पुरस्थ ग्रंथि। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा नंबर पे जो आया मेरे पास ग्रंथि उसका नाम क्या था? तब बोले थे सर शुक्राशय। शुक्राशय को ही क्या कहेंगे? तो सेमिनल वेसिकल्स। ये आ गया। नेक्स्ट आया मेरे पास कौन सा? तो सर आया था बल्बो यूरेथ्रल। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसका नाम सेम था, बल्बो यूरेथ्रल। तो तीसरा नंबर पे जो ग्रंथि आया उसका नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। ये आ गया। तो याद रखिएगा क्या कि नर में इस साल का क्वेश्चन ये था भैया, सिंपल सा बात, 2 नंबरिया क्वेश्चन था कि सहायक ग्रंथि कौन कौन होते हैं? तो पुरस्थ ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रा। अच्छा सर सहायक बोले तो मेन कौन है? तो मेन तो आपको पता है कि ब्रिसन जो है ना, ये नहीं कि सिर्फ किसके तरह काम करता है? अंग के तरह, ये ग्रंथि के तरह भी काम करता है। क्योंकि इससे क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। क्योंकि आप ग्रंथि का मीनिंग समझते हैं, जिससे रस निकले, एंजाइम निकले, चाहे हार्मोन निकले, उसको क्या कहते हैं? ग्रंथि। तो इसमें से क्या निकल रहा है? तो हार्मोन निकल रहा है ना। इसलिए याद रखिए मेन ग्रंथि तो है कौन सा? टेस्टिस ही है, लेकिन यहाँ पे हेल्पर सहायक ग्रंथि के रूप में कौन कौन आएगा? 3 गो, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और लास्ट में कौन सा? बल्बो यूरेथ्रल। कंप्लीट है। अब बोले क्या कि नेक्स्ट जो आएगा सहायक नली आ जाएगा। कौन सा नली आएगा सर? सहायक नली। इसका नाम आपको समझना है क्या चीज आएगा। सर यहाँ पे हम थोड़ा सा कचरा कर देते हैं।
ये इसमें तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, तो सर इसको हटा करके करते हैं। क्या चीज करें, तो सर एक टेस्टिस ले लेते हैं। ये टेस्टिस बनाएंगे, जब टेस्टिस के बारे में इंडिविजुअली पढ़ाएंगे तब। ये जो टेस्टिस होता है इसमें बहुत सारा क्या होता है, पाली पाया जाता है, टेस्टिकुलर लोब होता है। सुनिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाली है इसके अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ये अपना जो है ना शुक्राणु निकाल करके इसको दे दिया। अब इसमें जो ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये भाग, इस भाग को कहते हैं क्या चीज, तब बोलिएगा यहाँ पे रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस ये नाम होता है, समझिएगा सही से। फिर ये जो है जिसको देगा वो किसको देगा, तो अधिवृष्ण को, क्योंकि बताए थे वृष्ण के ऊपर ये नली था। तो ये जो संरचना है इसका नाम क्या, अधिवृष्ण। अधिवृष्ण फिर ऊपर की ओर जाएगा शुक्र नलिका से। तो सर यहाँ पर जो आया था, ये जो आता है इसका नाम होता है वासा इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया ये पढ़ाएंगे जब आगे, जब पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में तब। अभी फिलहाल यहाँ तक समझना है। तो दो चीज हमको देखना है कि वृषण के अंदर में मेरे पास दो गो नली है, रेटी टेस्टिस और दूसरा का नाम क्या होगा, तो वासा इफ्रेंसिया। तो वही चीज को समझाने के लिए ये चीज हम लिखे हैं। तो पहला नंबर पे कौन आया सर, तो रेटी टेस्टिस। कौन सा टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस हो गया। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, तो वृषण जालिका। पहला नंबर वाला को क्या बोले, वृषण जालिका। दूसरा नंबर पे आया था उसका नाम था वासा इफेरेंसिया। इफेरेंसिया। तीसरा नंबर का तो आप पहले से ही जान चुके हैं, कौन सा, तो अधिवृषण। अधिवृषण या इसी को बोले थे क्या चीज, तो एपिडर्मिस। ये आ चुका है। फिर इसके बाद सर क्या आएगा, अगला पॉइंट बताइए। तो अधिवृषण के बाद फिर क्या आएगा, तो आएगा कौन सा, तो स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट या इसी को बोले थे कौन चीज, तो शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका आ गया। इसके बाद लास्ट में आया कौन सा, तो यूरेथ्रा आया था। यूरेथ्रा भी तो नली था ना। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा था इजाकुलेटरी डक्ट। इसका मीनिंग समझिएगा, वो नहीं बता पाए उसमें, इसका मीनिंग होता है वो बताएंगे जब एनसीईआरटी का पॉइंट खोलेंगे ना तब। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग। इससे पहले आता है, इससे पहले आता है, बाद में लिख दे रहे हैं, इजाकुलेटरी डक्ट या इसी को कहते हैं कौन चीज, तो स्खलन नली। स्खलन नली ये आ गया। तो यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, क्या कि सर स्खलन नली का मीनिंग आप समझा दीजिए। तो स्खलन नली का मीनिंग क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। कि मान लीजिए यहाँ पे टेस्टिस एगो हुआ, टेस्टिस के ऊपर क्या हुआ, ये एपिडाइडामिस हुआ, ये फिर आगे चल के गया इस तरह से, तो इधर आया, फिर इधर वाला भी तो इधर आ रहा है ना। दोनों जिस पॉइंट पे मिलता है ना, मतलब कहाँ पे मिला, इस जगह पे मिला, इसी को कहा जाता है इजाकुलेटरी डक्ट या इसी को कहते हैं स्खलन नली। तो याद रखना है कि दो स्पर्म डक्ट जिस जगह पे मिलता है उसी को इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, यानी कि जंक्शन ऑफ टू स्पर्म डक्ट, या बोलेंगे दो शुक्र वाहिका के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, स्खलन नली कहते हैं। आगे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे सर, बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग में हम देखे थे कि एक भाग का नाम था क्या चीज, सीसन था। क्या चीज था सर, सीसन। सीसन को ही क्या बोलते हैं, तब पेनिस बोलते हैं। ये आ गया। इसके अलावा एक और भाग होता है जिसका नाम होता है वृषण कोष। कौन सा कोष है, तब वृषण कोष या इसी को कहते हैं स्क्रटम। क्या बोलेंगे, स्क्रटम। अब इसको हम मजाक में नहीं ले सकते हैं, बहुत जरूरी वाला पॉइंट है स्क्रटम। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अंदर में ये होता है, समझिएगा ध्यान से, जिसके अंदर में ये टेस्टिस रहता है उसी को क्या कहते हैं, तो स्क्रटम कहते हैं। अब इस स्क्रटम का काम क्या होता है सर, तो ये जो है ना जानबूझ के शरीर से, कभी सोचे हैं आप कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो बाहर निकला हुआ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्क्रटम है। स्क्रटम क्या करता है, तो टेम्परेचर को मैनेज करता है, मतलब तापमान को कम करने का काम करता है। किस तरह से, तो बॉडी के तापमान से इसका तापमान क्या करता है, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, कम करता है। तो स्क्रटम का मेन काम क्या होता है, इसका नाम क्या था, वृषण कोश। वृषण जिसके अंदर रहता है उसी को क्या कहते हैं, वृषण कोश। जैसे पराग जहाँ पे रहता है पराग कोश, वैसे ही वृषण कोश। तो वृषण कोश का मेन फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो बोलना है क्या कि यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है किसका तापमान, तो सर वृषण का तापमान, ताकि स्पर्म के फॉर्मेशन में दिक्कत ना हो। क्योंकि स्पर्म को क्या चाहिए कि बनने के लिए, चाहे सही से रहने के लिए तापमान कम चाहिए। तो ये काम कौन कर दिया सर, तो वृषण कोश। तो वृषण कोश का पॉइंट याद रखिएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है किससे, बॉडी टेम्परेचर से। ये हो गया। तो ये एक माइंड मैप आया जिसमें आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ सर नर जनन तंत्र है, इसके अंतर्गत हमको क्या देखना था, तो प्राथमिक जनन अंग कौन आया था, तो वृषण। वृषण किसका निर्माण किया था, तो शुक्राणु का, साथ साथ हार्मोन का, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। दूसरा नंबर पे आया कौन सा, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि क्या बोला था सर, तो 3 गो है। मेरा संख्या क्या, सॉरी प्रकार क्या है, टाइप क्या है, 3 गो। संख्या अलग अलग हो सकता है। पुरस्थ ग्रंथि, शुक्राशय और लास्ट में कौन आया था, बल्बोइरेथ्रा। फिर आया कौन सा, सहायक नली। वही टेस्टिस के अंदर में वृषण जालिका, वासा डिफरेंसिया, अधिवृषण, स्पर्म डक्ट और लास्ट यूरेथ्रा और अंततः क्या हुआ, इजैकुलेटरी आया। तो इजैकुलेटरी डक्ट इससे पहले आता है। बाह्य जननांग में आपका सीसन आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, वृषण कोश आ जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या हुआ, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब इसी चीज को एनसीईआरटी के थ्रू हम देखना चाहे कि इसमें क्या चीज हमको मिलता है। तो एनसीईआरटी क्या दिए हुए हैं इसके बारे में वो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे, किसमें, तो बोर्ड पे देखिएगा। इसमें मेन समस्या है कि ऐड का लफड़ा है। 1 सेकेंड, कंप्लीटेड। जल्दी ओपन हो भाई। एनसीईआरटी मेरा कहना है आप लोगों से क्या कि कृपया करके जो भी चीज़ पढ़े उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से मिलाना है कि पढ़ने के बाद जो है ना एनसीईआरटी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। घर पे भी आप करें क्या, पहला प्रायोरिटी आप किसको देंगे, तो एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एनसीईआरटी का आएगा, बशर्ते एक एक लाइन को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हम जानबूझ के जो है ना हर एक पॉइंट को एनसीईआरटी पहले पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी में हम दर्शा दे रहे हैं कि हाँ भाई देख लो यहाँ पे ये सब पढ़ना था, हम उसको हम ऐसे करके समझा दिए हैं। अब क्या है, तो आपको एनसीईआरटी को याद रखना है। अब एनसीईआरटी को याद करना या डायरेक्टली पढ़ना डिफिकल्ट है, इसलिए तो पहले पूरा कहानी बता दिए ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सकें, समझ सकें। तो यहाँ पर क्या आया कि सर एनसीईआरटी का पॉइंट मेरा खुल चुका है। तो इसमें देखना क्या है सर, ये सब बता दिए थे पिछले वीडियो में। अभी जो पढ़े हैं उसका नाम क्या है, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट हम भूल गए थे बताना। तो यही तो पॉइंट होता है ना कि जो चीज़ भूल गए वो सामने में आ जाता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेगा तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब क्या, इसका लोकेशन कहाँ पर उपस्थित है, तो सर पेल्विक रीजन, कमर का हड्डी। 11th में आप पढ़े होंगे कि कमर की हड्डी को क्या कहते हैं, पेल्विक, और वहाँ के स्थान को क्या कहेंगे, तो रीजन। तो इसलिए बोला गया है कि कहाँ पे उपस्थित होता है, तो पेल्विक रीजन में। तो याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट कि सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में, जो कि बोल रहा है फिगर में देखने के लिए।